बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 और इसका नाम है रेखा और कोण। ठीक है ना। तो रेखा और कोणों के बारे में हम सामान्य जानकारी रखते हैं कि रेखा क्या होती है। रेखा एक ऐसी आकृति है जिसे हम दोनों सिराओं पर अनंत रूप से बढ़ा सकते हैं। इसमें कोई अंत बिंदु नहीं होता है। ठीक है ना। रेखाओं को हम दोनों सिरों पर अनंत रूप से जो है रेखा को इसका विस्तार कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। जबकि कोणों के बारे में भी हमें सामान्य जानकारी है कि दो किरणों के झुकाव को कोण कहते हैं। कोण कई प्रकार के होते हैं और पिछली क्लासों में हमने कोणों के बारे में पढ़ा है कि न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, बृहद कोण और 360 डिग्री का संपूर्ण कोण। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पूरक कोण। पूरक कोण जब दो कोणों की मापों का योग 90 डिग्री होता है, अर्थात दो कोण जब 90 डिग्री की माप के होते हैं तो हम उन्हें कहते हैं पूरक कोण। जैसे यहाँ पे 60 डिग्री और 30 डिग्री दोनों को जोड़ा तो 90 डिग्री आया, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, पूरक कोण है। इसी प्रकार एक और उदाहरण हमारे पास है, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण है दिया हुआ और दूसरा कोण हमें जो है ज्ञात करना है। तो माना ये दूसरा जो कोण है इसको हम मान लेंगे कि माना ये कोण x है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को हम जानते हैं कि पूरा कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री बराबर 60 डिग्री धन x। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री जो है यहाँ से पक्षांतर होगा इसके साथ, तो यहाँ इसका चिन्ह जो है धन का है, इधर जाके वो ऋण में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 90 ऋण 60 बराबर x। 90 में से 60 घटाया 30 डिग्री बराबर x। तो दूसरा जो कोण जिसको हमें निकालना था वो कितने डिग्री का आया, 30 डिग्री। अब उसके बाद दूसरा जो कोण हमारे पास है वो संपूरक कोण है। संपूरक कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों का योग जो है 180 होता है। जब दो कोणों की मापों का योग 180 होता है तो वो संपूरक कोण कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल जिनको हम कहते हैं, है ना। जैसे 120 डिग्री और 60 डिग्री दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आता है, तो ये संपूरक कोण हो गया। इसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं कि माना हमारे पास दिया हुआ एक कोण 60 डिग्री का है, दूसरा कोण हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग 180 होता है, तो 180 बराबर 60 धन x। इसको हमने x माना है, दूसरा कोण जो निकालना हमने। तो अब देखिए 60 डिग्री जो है यहाँ से इसको पक्षांतर कर देंगे इधर, तो इधर जाकर ये माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री ऋण 60 डिग्री बराबर x। अब 180 में से 60 घटाया तो 120 डिग्री बराबर x। तो जो कोण हमें ज्ञात करना था उसका मान कितना आया, 120 डिग्री। अगर अब इन दोनों कोणों को हम जोड़ेंगे तो इनका योग भी कितना होगा, 60 धन 120 बराबर 180, जो कि संपूरक कोण है। ठीक है। अगला अगला हमारे पास जो कोण है वो है आसन्न कोण। अब आसन्न कोण किसे कहते हैं, आसन्न कोण होने के लिए 3 शर्तें होती हैं। सबसे जो पहली शर्त है वो है कि इसमें एक भुजा जो है उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। एक भुजा उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। दूसरी जो शर्त है इसमें है उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए। और तीसरी जो शर्त है कि जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वे भुजाएं जो हैं उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम एक उदाहरण के तौर पर हम एक कोण लेते हैं। यहाँ पे माना हमारे पास जो है ए ओ बी एक कोण है और बी ओ सी दूसरा कोण है। इस चित्र में दिखाई दे रहा है आपको कि हमारे पास यहाँ पे दो कोण दे रखे हैं, ए ओ बी एक कोण, फिर बी ओ सी दूसरा कोण, है ना। तो इसमें देखेंगे आप यहाँ पे जो है सबसे जो पहली शर्त है उसको हम देखेंगे कि शर्त पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा का मतलब क्या है कि कोण ए ओ बी तथा कोण बी ओ सी में
जो OB है वो क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। मतलब इस कोण के लिए भी ये भुजा यूज हो रही है, इस कोण में भी ये भुजा है, और कोण BOC में भी OB भुजा है। AOB में भी है OB भुजा, और BOC में भी OB भुजा है, तो ये उभयनिष्ठ भुजा है OB। तो पहली शर्त तो इसकी पूर्ण हो गई इस आसन कोण की, कि उभयनिष्ठ भुजा उसमें होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा है उभयनिष्ठ शीर्ष। उभयनिष्ठ शीर्ष इन दोनों कोणों के लिए वो क्या है, एक उभयनिष्ठ शीर्ष है। ठीक है ना, इन दोनों कोणों के लिए शीर्ष एक ही है वो। अच्छा, तीसरी चीज जो है वो है उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है वो होनी चाहिए। माने उभयनिष्ठ भुजा OB है, इसके एक तरफ OA भुजा जो कि उभयनिष्ठ नहीं है, और दूसरी तरफ क्या है, OC भुजा जो कि उभयनिष्ठ नहीं है, ये होनी चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार में इस चित्र में तीनों जो कंडीशंस है आसन कोण के लिए वो हमारी पूरी हो गई। अब माना हमें कोई चित्र दे रखा है, ये वाला कोण का चित्र दे रखा, कहा गया कि इसमें आप ये ज्ञात करिए कि क्या ये आसन कोण है कि नहीं है। अब इसमें देखिए, माना हमारे पास यहाँ पे एक कोण है, कोण AOB। एक कोण तो ये है, और दूसरा कोण माना ये पूरा वाला कोण है, जो ये पूरा कोण AOC, AOC और कोण AOB। ठीक है। अब इसमें हम जो है तीनों शर्तों को देखते हैं कि वो पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। इसमें देखो, पहली है उभयनिष्ठ भुजा, तो इसमें जो है दोनों कोणों में भुजा AO वो AOB में भी शामिल है, और AOC में भी ये भुजा शामिल है। कौन सी भुजा है, AO भुजा। ठीक है ना। तो उभयनिष्ठ भुजा तो ठीक है, वो ये भुजा जो है उभयनिष्ठ भुजा है, पहली शर्त तो पूरी हो गई। दूसरी शर्त क्या है, उभयनिष्ठ शीर्ष, तो दोनों कोणों के लिए वो जो है उभयनिष्ठ शीर्ष है। और तीसरी जो शर्त जो है, मेन शर्त जो है इसमें, कि बाकी जो उभयनिष्ठ भुजा के अलावा दो भुजाएं होती हैं, वे उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ होनी चाहिए, माने एक एक तरफ होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है, क्योंकि OB भुजा और OC भुजा जो है उभयनिष्ठ भुजा OA के दोनों तरफ नहीं है, मतलब एक इस तरफ और एक इस तरफ नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो आसन कोण का चित्र हमें दिया हुआ है कि ये कोण आसन कोण है कि नहीं है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये आसन कोण नहीं है। इस प्रकार ये आसन कोण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये तीनों शर्तों को आसन कोण की पूरी नहीं कर रही है। ठीक है ना। अब इसके बाद अगले हम उस पे आते हैं, वो है रैखिक युग्म। अब रैखिक युग्म क्या होता है, देखिए इसकी परिभाषा है कि यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो, यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो, तो वे रैखिक युग्म कहलाते हैं। तो वे कहलाते हैं। ठीक है ना। यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री है तो हम उसे रैखिक युग्म कहते हैं।
जैसे यहाँ देखिए, ये माना जो है 120 डिग्री का है और ये 60 डिग्री का है। तो दोनों मिलाकर कितने हो गए? 180। तो हम कहेंगे, देखो ये कोण और ये कोण दोनों मिलकर के इनका योग कितना है? 180। तो ये क्या कहलाएगा? रैखिक युग्म कहलाएगा। ठीक है। दूसरी जो इसकी सबसे मेन परिभाषा है, इसको इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रैखिक युग्म जो होता है वो सीधी रेखा में होता है। ठीक है। रैखिक युग्म सीधी रेखा में होता है। ठीक है। अर्थात एक सीधी रेखा में जो है रैखिक युग्म बनता है। तो सीधी रेखा का मतलब जो है हम इसको इस प्रकार से भी ले सकते हैं, इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं, ये और ये। ठीक है ना। तो ये भी जो है एक रैखिक युग्म हम इसको कहेंगे, लेकिन इसमें जो है ये सीधी रेखा होनी चाहिए। ये भी हम इसको रैखिक युग्म के नाम से जानेंगे। ठीक है ना। अब अगला जो हमारे पास कोण है वो है ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। अब ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या होते हैं? जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, इसको हम इस प्रकार से देखेंगे। जब दो रेखाएं एक दूसरे को इस प्रकार से काटती हैं तो उनके जो आमने सामने के जो कोण बनते हैं, विपरीत जिनको हम कह सकते हैं, जैसे ये वाला कोण और इसके विपरीत जो ये कोण है, ये बन रहे हैं आमने सामने के जो कोण बन रहे हैं, इसके सम्मुख ये वाला कोण है और इस कोण के सम्मुख ये वाला कोण है ना। इसके विपरीत ये और इसके विपरीत ये जो ये कोण बन रहे हैं, इनको हम कहेंगे ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। जैसे कोण एक, इसको हम कहेंगे 2, ये 3 और ये 4। तो यहाँ पे ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कौन कौन से हो जाएंगे? कोण 1 और कोण 3। ठीक है। तो यहाँ पे जो है कोण 1, कोण 3 ये ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण होंगे, और 2 के सम्मुख वाला कोण कौन सा है? 4। कोण 2 और कोण 4, ये जो है ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण होंगे। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। ठीक है ना। तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण जो है, ये जो है जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटते हैं तो इस प्रकार से उनके जो कोण बनते हैं उनको हम ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बोलते हैं। आमने सामने को कोण बनते हैं ये, मतलब जैसे यहाँ देखिए आप, ये कोण 1 है, इसके सामने वाला कोण कौन सा है? ये वाला सम्मुख कोण। ठीक है। और इसके सामने वाला कोण जो है ये है। तो इस प्रकार से कोण 1, कोण 3 ये ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है, कोण 2, कोण 4 ये भी ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। और दूसरी बात क्या है कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, है ना। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हमेशा क्या होते हैं? समान होते हैं। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान होते हैं। ठीक है। जैसे माना इस कोण का मान 30 डिग्री है तो इसका मान भी 30 डिग्री होगा, इसका मान 40 डिग्री है तो इसका मान भी 40 डिग्री होगा।
तो इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर समूह कोण आपके समझ में आ गए होंगे। अब अगले हम चलते हैं रेखाओं के बारे में बात करेंगे। अब पहली जो हमारे पास रेखा है उसको हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं? जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है, माना ये दो रेखाएं हैं, ठीक है, ये एक दूसरे को काट रही हैं, तो हम कहते हैं इन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं किसी बिंदु पर, तो हम उनको प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। और जो जहां एक कटान बिंदु है, इसको हम कहेंगे प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है ना। तो समझ में आ गई होंगी प्रतिच्छेद रेखाएं क्या होती हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो हम उनको प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं, और जहां जिस बिंदु पर वो मिलती हैं, काटती हैं एक दूसरे को, उसे हम प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं, है ना। अब इसके बाद अगली जो है वो है तिर्यकछेदी रेखा। तिर्यकछेदी रेखा, तिर्यकछेदी रेखा, ठीक है। तिर्यकछेदी रेखा क्या होती है? जब दो रेखाएं या जब दो रेखाओं को एक अन्य रेखा काटती है, यहां देखिए, जब दो रेखाओं को एक रेखा एक अन्य रेखा जो है भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? तिर्यकछेदी रेखा। देखो दो रेखाएं हैं ये, और इन दोनों रेखाओं को एक तीसरी जो रेखा है ये अलग अलग बिंदुओं पर, एक बिंदु पर यहाँ काटे, एक बिंदु पर यहाँ काटती है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? तिर्यकछेदी रेखा हम इसे कहेंगे, ठीक है ना। तो अलग अलग बिंदुओं पर ये इन रेखाओं को काटे, तो इसे हम तिर्यकछेदी रेखा कहेंगे। तो समझ में आ गई तिर्यकछेदी रेखा और प्रतिच्छेदी रेखाओं की जानकारी। इसके बाद अगला समांतर रेखाएं। अगली जो रेखा हमारे पास है वो है समांतर रेखाएं। अब समांतर रेखाएं जो है उनकी सामान्य जानकारी हमें पहले से भी है, लेकिन फिर एक बार मैं आपको बता रहा हूं कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं। समांतर रेखाएं वह रेखाएं होती हैं जिनके बीच की दूरी हमेशा समान बनी रहती, मतलब चाहे हम उनको कितना भी आगे बढ़ाएं, कितना भी बढ़ाएं, उनके बीच की दूरी हर जगह समान बनी रहती, समान अंतर होता है दोनों के बीच की दूरी में, है ना। तो वो रेखाएं समांतर होती है जो कहीं भी जो है आपस में मिलती नहीं है, उनके बीच की दूरी हर जगह समान बनी रहती है, तो ऐसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक है ना। अब अगला जो मेन जो हमारे पास है कि समांतर या तिर्यकछेदी रेखा द्वारा बने कोण, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और बहुत सारे प्रश्न इस पे आते हैं और इसको समझना बहुत आवश्यक है आपके छात्रों के लिए। तो तिर्यकछेदी रेखा के द्वारा, तिर्यकछेदी रेखा द्वारा बने कोण। अब इसको जरा ध्यान से देखना, तिर्यकछेदी रेखा के द्वारा बने कोण के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो यहाँ देखिए जरा आप, माना हमारे पास जो है ये तिर्यकछेदी रेखा है,
इनमें कौन कौन से कोण हमें जो है बन रहा है, हमारे बन रहे हैं। पहला है, इसको अगर हम इसका नाम देते हैं कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8। ठीक है ना, इतने कोण बन रहे हैं। तो जो पहला कोण जो तिर्यक छेदी रेखा द्वारा बन रहा है वो है पहला कोण अंतः कोण। अंतः कोण। अब अंतः कोण माने जो अंदर बन रहे हैं, तिर्यक छेदी रेखा के द्वारा जो अंदर जो कोण बन रहे हैं वो कौन कौन से कोण बन रहे हैं। तो कौन कौन से कोण बन रहे हैं अंदर? कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6। ये समझ रहे हैं ना। तिर्यक छेदी रेखा के द्वारा जो कोण बन रहे हैं, पहले हम अंतः कोण लेते हैं। तो अंतः कोण में अंदर जो कोण बन रहे हैं वो कौन कौन से बन रहे हैं? कोण 4, कोण 3, कोण 5, कोण 6, है ना। तो कौन कौन से कोण बन रहे हैं? कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6। ठीक है ना। अब दूसरा है बाह्य कोण। तिर्यक छेदी रेखा के द्वारा जो बाह्य कोण बन रहे हैं, बाह्य कोण का मतलब होता है जो बाहर कोण बन रहे हैं, तिर्यक छेदी रेखा के बाहर कोण। तो बाहर कौन कौन से कोण बन रहे हैं? कोण 1, कोण 2। समझ रहे हैं ना इस बात को। अंदर वाले कोण तो ये थे 4, 3, 5, 6। अब बाहर कौन से कोण बने? कोण 1, कोण 2, यहां देखिए नीचे कोण 7 और कोण 8, कोण 7, कोण 8। ठीक है। अगला जो कोण बन रहा है संगत कोण। संगत कोण। अब जो संगत कोण समझने के लिए आप इसे समझिए जरा। ये जैसे यहाँ पे कोई कोण बन रहा है, संगत कोण कौन है? जैसे एक कोण यहाँ पे बन रहा है तो दूसरा कोण यहाँ पे ठीक उसी स्थान पर यहाँ पे बनेगा। ठीक है ना। संगत कोण में देखो, अगर एक कोण यहाँ पे बन रहा है तो ठीक इसी के सामने नीचे जो है यहाँ पे बनेगा। और इसी प्रकार से इधर भी ये यहाँ बन रहा है तो फिर यहाँ बनेगा। ठीक है। तो ये संगत कोण है हमारे। और इस चित्र में देखिए संगत कोण तब क्या क्या हो जाएंगे हमारे संगत कोण? कोण 1 और कोण 5, कोण 1 और कोण 5 संगत कोण। समझ में आ गई बात। संगत कोण में आपने देखा कि ये कोण जैसे यहाँ पे बन रहा है तो ठीक उसके सामने उसी स्थान पर जो है नीचे, उसके नीचे जो है यहाँ पर सेम उसी जगह पर दूसरा कोण बनेगा। इसी प्रकार अगर ये कोण यहाँ बन रहा है तो यहाँ नीचे भी ये कोण यहाँ बनेगा। तो ये आपस में क्या है? संगत कोण है। ठीक है ना। तो संगत कोण में क्या क्या आ जाएगा? कौन कौन बन रहे हैं संगत कोण? कोण 1, देख रहे हैं आप, कोण 1। और ठीक उसी स्थान पे नीचे जो कोण बन रहा है वो कोण 5। फिर कोण 2, ये वाला कोण। और फिर नीचे कोण 6, कोण 2, कोण 6। फिर देखिए यहाँ पे देखिए कोण 4 और कोण 8, कोण 4, कोण 8। इसी प्रकार से कोण 3 और उसी स्थान पर नीचे जो है कोण 7। कोण 3, कोण 7।
तो ये हो गई संगत कोणों की बात। और अब इसके बाद जो अगला है एक बनेगा जो कोण, वो है एकांतर कोण। एकांतर एकांतर कोणों में जो है पहले बाह्य कोण हम लेंगे, एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण। अब एकांतर बाह्य कोणों में क्या क्या होगा, देखिए एकांतर बाह्य कोण कौन कौन से हैं। जैसे देखो बाह्य कोणों की हम बात करेंगे तो एक कोण जैसे ये है, ठीक है। पहले एकांतर कोणों को समझिए। जैसे हमारे पास ये है ना, जैसे एक कोण यहाँ बन रहा है, तो ठीक इसी प्रकार से एक कोण जब यहाँ बनता है इस प्रकार से, तो हम इसे एकांतर कोण कहते हैं, है ना। तो अब इस चित्र में देखिए एकांतर जो है बाह्य कोण कौन कौन से हैं। अब बाहरी कोण देखिए, बाह्य कोण तो एक तो है 1, और दूसरा क्या है 7, दूसरा है 2, और दूसरा क्या है 8, ठीक है ना। बाह्य कोण ही तो बन रहे हैं, ये और ये, इसी प्रकार से ये और ये, ठीक है। तो एकांतर बाह्य कोण बनेंगे कोण कोण 1, कोण 7। इसी प्रकार से कोण 2 और कोण 8। कोण 2 और कोण 8, ठीक है ना। ये तो बाह्य कोणों की बात हो गई। अब एकांतर अंतः कोण, अंतः कोणों की हम बात करेंगे। अंतः कोण, अब अंतः कोण में देखिए जैसे एक कोण 4 है, ठीक इसी के सामने इसके जो एकांतर कोण आएगा इस कौन सा आएगा 6। 4 का एकांतर कोण कौन आएगा 6, और 3 का आएगा 5। तो ये अंदर वाली हो गई। तो कोण 4 कोण 6, कोण 4 कोण 6, कोण 3 और कोण 5। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कि तिर्यक छेदी रेखा के द्वारा जो कोण बनते हैं वो कौन कौन से कोण बनते हैं। अंतः कोण जो अंदर बनते हैं, जैसे आपने देखा कि कोण 3 कोण 4 कोण 5 कोण 6। बाह्य कोण जो बाहर बने हुए हैं, कोण 1 कोण 2 कोण 7 कोण 8, ठीक है। इसी प्रकार से संगत कोण देखो, संगत कोण के बारे में मैंने आपको बताया था, चित्र के द्वारा मैंने आपको समझाया था कि जैसे यहाँ पे कोई बन रहा है तो ठीक उसी के सामने नीचे भी ये जो कोण बनेगा वो संगत कोण बनेगा, इधर भी इसी प्रकार से संगत कोण बनेंगे, ठीक है ना। तो जैसे इसमें देखो कोण 1 हो गया, इसी प्रकार से कोण 5 हो गया, कोण 1 कोण 5 कोण 3 कोण 2 और कोण 6, ये क्या है संगत कोण है। अब एकांतर कोण पे आ जाइए। एकांतर कोण मैंने बताया था चित्र के द्वारा, मैंने आपको समझाया कि इस प्रकार का एक कोण यहाँ बनता है तो इसके यहाँ दूसरी ओर इस प्रकार से एक कोण बनेगा। अगर ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे एकांतर होंगे। अब एकांतर अंतः बाह्य कोण पहले हमने लिए थे, तो एकांतर बाह्य कोण कौन कौन हो जाएंगे। जैसे ये कोण बाह्य कोण है 1, तो इसके नीचे यहाँ है 7, ये 2 है बाहरी कोण, इसके इधर जो है 8, ये दूसरा बाह्य कोण, ठीक है। इसी प्रकार से अंदर वाले कोण भी, अंतः कोण जो है एकांतर अंतः कोण। अब अगला मैं ले रहा हूं कि दो समांतर
रेखाओं को जब कोई तिर्यक छेदक रेखा काटती है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो एक तरफ बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक चित्र के द्वारा इसको समझा रहा हूं। माना ये दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है ना, इसको एक तिर्यक छेदी रेखा काट रही है, तो इसके इस ओर जो एक तरफ जो अंतः कोण होंगे ना ये वाले, ठीक है, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर इधर भी दो समांतर रेखाएं इनको एक तिर्यक छेदी रेखा काट रही है, तो इसके इस ओर बने दो अंतः कोणों का योग भी कितना होगा, 180 होगा, ठीक है ना। तो दोनों कोण माने अगर ये 120 का है, ये 60 का है, तो दोनों को योग कर देंगे, कितना होगा, 180 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों कोणों माने जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो एक तरफ बने अंतः कोणों का योग 180 होगा। इस कोण का योग और इस कोण का योग 180 होगा। इसी प्रकार अगर इसके हम बात करते हैं तो ये कोण और ये कोण दोनों कितने होंगे, 180 डिग्री के, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो है हमारा जो सामान्य जानकारी थी रेखा और कोणों के बारे में ये पूरी हो गई। अब हम पाठ के प्रश्नों को हल करेंगे।